मम्मी प्लीज पहन लेने दो ना यह ऑफ शोल्डर ड्रेस, कितनी स्टाइलिश है ये। टीनेज कविशा ने माँ सुनीता से मनोहार की। नहीं, आज नहीं पहन सकती, किसी और फंक्शन में पहन लेना, बस अब मुझे परेशान मत करो। सुनीता ने बेटी कविशा को कृत्रिम क्रोध दिखाया। मम्मी प्लीज। कविशा ने एक और कोशिश की। कितने सुंदर है, कहा ना आज नहीं। सुनीता ने सख्ती दिखाई। कविशा ने मुंह फुला लिया, शिकायती नजरों से मम्मी को देखा और अपने लंबे घने बालों में लगा बड़ा सा बैंड निकालकर झटके से बालों को गर्दन के पीछे की ओर फेंका और खटपट खटपट करते हुए जीना चढ़कर छत पर पहुंच गई। उसी के पीछे पीछे चढ़ गया उसका 8 साल छोटा भाई प्रथम। पड़ोस की अंजलि आंटी की बेटी की शादी है। उन्हीं के यहाँ माता की चौकी में कविशा ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनना चाहती थी, मगर सुनीता को यह परिधान अवसर के अनुकूल नहीं लग रहा था, इसलिए उसने मना कर दिया। शाम का वक्त था, बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। पास की छत पर कविशा का हम उम्र नाजिया खड़ी थी। अभी तक नाजिया की छत कविशा की छत से नीची थी, मगर कुछ दिन पहले उसकी छत भी ऊंची बन गई थी, तो दोनों सहेलियों को बराबरी से खड़े होकर बात करने में बहुत मजा आता था। कविशा ने नाजिया से पूछा, नाजिया यह तेरी छत पर छोटा सा कैमरा जैसा क्या है? इसमें हर वक्त पंखा चलता रहता है और लाइट जलती रहती है, ऐसा क्यों? यहाँ पर फेरा लगता है, नाजिया ने बताया। फेरा मतलब? कविशा कुछ समझी नहीं। वो अम्मी बताती है वहाँ जिन्न बाबा रहते हैं। अम्मी वहाँ जुम्मे को अगरबत्ती भी लगाती है। जिन्न बाबा? वह कौन है? तेरे ग्रैंडफादर हैं? कविशा ने पूछा। अरे ग्रैंडफादर नहीं, जिन्न बाबा ना, वह होते हैं ना जो तभी अजान होने लगती है। अल्लाह, मैं तो दुपट्टा लेना ही भूल गई। अब सर पर क्या रखूं? नाजिया बाद में सब बताने को कहकर जल्दी से नीचे चली जाती है। कविशा सोच में पड़ गई। ड्रेस की बात उसके दिमाग से निकल गई। वह जिन्न बाबा के बारे में सोचने लगी। छत से दूसरी तरफ से सड़क दिखती थी। उसके कोने में पानी की टंकी बनी थी। उसे पीपल का पेड़ उगाया था। पीपल को जड़ से कटवाने से कविशा के बाबा ने मना किया था। वैसे भी उसकी जड़ें बहुत गहरी हो चली थी, ऊपर से छटवा दिया जाता था। इतवार के दिन रहमत मियाँ को बुलवाकर उसी तरफ रेलिंग पकड़कर कविशा सड़क की आवाजाही देखने लगी। हालांकि माँ ने मना किया था कि सूर्यास्त के बाद पीपल के पास मत जाना, मगर उस शाम बेख्याली में कविशा को ध्यान नहीं रहा और वह वहां खड़ी हो गई। अचानक मस्तानी पुरवैया चलने लगी। आसमान में खुमारी सी छा गई। कहीं गेरुआ, कहीं सिलेटी आकृतियां पल पल बनने और बिगड़ने लगी। तभी माहौल में एक खुशबू सी फैली। अचानक ही कविशा ने एक हवा के झोंके के साथ अपने लंबे काले घने बालों को गर्दन की मदद से 3 बार चारों तरफ घुमा दिया और रेलिंग पकड़कर गहरी सांस भरने लगी। दीदी, दीदी। छोटे भाई सुल्लू ने कविशा का हाथ पकड़ लिया, बिल्कुल ठंडे हाथ। यह तुमने अभी क्या किया दीदी? बताओ ना दीदी। सोनू बराबर कविशा से पूछे जा रहा था। कविता ने बिना पल के झपकाए अस्थिर आंखों से सुल्लू को देखा। यह कैसी आंखें दिखा रही हो दीदी? सुल्लू ने भी आंखें बड़ी करके कहा। कविशा पीछे की ओर पलटी और एक रोबोट की भांति सीढ़ियां उतरकर नीचे कमरे में आ गई। मम्मी साड़ी प्रेस कर रही थी। कविशा उनके पास आकर खड़ी हो गई। मम्मी ने कविशा की तरफ देखा और मुस्कुराई। ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनना है? देती हूँ, कहकर सुनीता ने यंत्रवत ड्रेस निकालकर कविशा को दे दिया। उसी अस्थिर अवीसा में कविशा ड्रेस चेंज करके आ गई। उधर सुल्लू सुनीता से कह रहा था, मम्मी मम्मी, पता है दीदी ने छत पर 3 बार ऐसे मुंडी घुमाई थी। सुल्लू ने बाकायदा मम्मी को एक्शन करके बताया। सुनीता को कुछ फर्क नहीं पड़ा, जैसे कुछ सुना ही नहीं हो। स्वयं यंत्रवत तैयार हुई, सल्लू को तैयार किया। कविशा ने लाइट मेकअप किया। बालों की बारी आई। कविशा ड्रेसिंग के सामने स्टूल पर बैठ गई। सुनीता ने बालों को सुलझाया और बालों में क्लेचर लगाया। क्लेचर लगाते ही जैसे सब कुछ ओवर हो गया। यह ड्रेस? कविता स्वयं को देखकर हैरान हो गई। सुनीता भी अचंभित थी, यह सब कैसे हो गया? माता की चौकी में जल्दी पहुंचना था, इसलिए इस विषय में जांच पड़ताल करने का समय नहीं था। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद माता के नवरात्रे शुरू हुए। कविशा, कितनी देर लगाती हो बाथरूम में? मंदिर जाने के लिए राह देख रही थी। सुनीता ने कविशा को आवाज लगाई। शैम्पू कर रही थी माँ, टाइम तो लगेगा ना, और मंदिर जाने के लिए कौन सा मेकअप करना है, नाश्ता भी नहीं करना, उपवास है, तो बस चलिए। कविशा ने बालों को सुलझाया। गीले बालों में चोटी न बांधकर खुला ही छोड़ दिया।
खुद को देखकर मुस्कुराई और माँ के साथ तपेश्वरी मंदिर में माता के दर्शन को चल दी। मंदिर में लंबी लाइन लगी थी। ओ माय गॉड, इतनी लंबी लाइन! अपना नंबर तो 2 घंटे के पहले नहीं आएगा। कविसा ने अपना सर पकड़ लिया। नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। उफ, सुनीता भी पस्त पड़ गई लाइन देखकर। कोई शॉर्टकट ढूंढे, कविसा ने आईब्रो मटकाते हुए कहा। शॉर्टकट मिल चुका यहाँ, चलो लाइन में लगें, सुनीता ने कहा। अरे रुको 1 मिनट, कविसा ने हाथ पकड़कर सुनीता को रोका। जिधर से लोग बाहर निकल रहे थे, हम लोग उधर से अंदर चलते हैं। उधर महिला पुलिस खड़ी है, वह घुसने नहीं देगी। सुनीता ने इनकार कर दिया। तो हम लोग पुरुष द्वार से चलेंगे, वहां कम भीड़ है। कविसा ने अपना दूसरा आइडिया बताया। वहां वह बड़ी मूछों वाला सिपह सालार खड़े हैं, उनसे कोई उम्मीद न रखना। माँ लाइन का अनुमान लगाने लगी। जल्दी चलो वरना लाइन और लंबी हो जाएगी। एक बार आओ तो। कविसा सुनीता को लगभग चीखते हुए पुरुष द्वार तक पहुंच गई और आवाज लगाई, अंकल। मूछों वाले सिपह सालार ने गर्दन घुमाकर कविसा को देखा। अंकल मुस्कुराए। अंकल, मैं इधर से दर्शन कर लूं? माँ के पैरों में बहुत परेशानी है, ज्यादा देर तक लाइन में खड़ी नहीं हो सकती। कविसा ने मासूमियत से आज्ञा मांगी। अंकल ने यंत्रवत हाँ में सर हिला दिया। दोनों माँ बेटी 20 मिनट के दर्शन करके बाहर निकल आई। एक रोज की बात है, कविसा अपनी फ्रेंड रुचिका के साथ स्कूल जा रही थी। रास्ते में स्कूटी रुक गई। यह लो, पेट्रोल खत्म, कविसा ने टंकी में झांककर कहा। अब रुचिका परेशान हो उठी। कविसा ने कहा, रिलैक्स, करती हूँ कुछ। तभी सामने से 4 व्हीलर्स आते हुए दिखाई दिया। अधेड़ संभ्रांत व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर थे। सर जी, प्लीज थोड़ा सा पेट्रोल दे दीजिए, बस 1 किलोमीटर भर का, स्कूल पहुंचना है, लेट हो जाएंगे। सर जी प्लीज हेल्प मी, कविसा ने रिक्वेस्ट की। सुभ्रांत व्यक्ति ने मुस्कुराकर कविसा को देखा, डिक्की से केन निकालकर कविसा को पकड़ा दिया और चलते बना। अरे सर जी, यह तो बहुत है। कविसा उन्हें आवाज देती रह गई मगर वो नहीं रुके। लगभग 1 साल होने को आया। इस बीच ऐसी घटना हुई जिन्होंने माँ सुनीता को यकीन दिला दिया कि जरूर कोई ऐसी बात है जो कविसा की बातों को कभी कभी यूं ही बहुत सहजता से मान लिया जाता है, और यह भी तभी होती है जब कविसा के बाल खुले होते हैं। एक दिन सुनीता ने अपनी पड़ोसन नाजिया की अम्मी आफरीन से इस बात का जिक्र किया। हाँ है तो गड़बड़, लेकिन तो फिक्र ना करो, मैं किसी को जानती हूँ जो इस मामले में तेरी मदद कर सकते हैं। आफरीन ने सुनीता को भरोसा दिलाया। तो ले चलो मुझे उसके पास। कविसा को भी लाना होगा? सुनीता ने पूछा। हाँ, उसका चलना जरूरी है, कहकर आफरीन ने दिन और समय मुकर्रर कर दिया। आफरीन सुनीता और कविसा के साथ पीर बाबा के पास मीर साहब के दरबार पर पहुंच गई। हिंदू उस जगह को मीरा साहब कहते हैं। कहा जाता है एक बार एक हिंदू राज्य के ऊपर किसी अन्य राजा ने आक्रमण कर दिया। जान बचाता हुआ वो राजा मीर साहब के पास गुहार लगाने पहुंचा। उस समय मीर साहब नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने नीचे पीछे कपड़े का एक कोना थोड़ा सा पलट दिया। तत्काल उस आक्रमणकारी राजा के राज्य में भूकंप आ गया और उसे युद्ध छोड़कर वापस अपने राज्य लौटना पड़ा। उन्हीं मीर साहब की दरगाह, शांति सुकून देने वाली आबो हवा, खुशबूदार माहौल, भीड़ तो है पर कोई शोर शराबा नहीं। बहुत ही अदब एवं एहतियात से लोग इधर उधर हो रहे हैं। आओ आफरीन, आओ। आफरीन ने सुनीता को पीर बाबा के सामने खड़ा कर दिया। माँ बेटी दोनों ने श्रद्धा से हाथ जोड़े और पीर बाबा के सामने सर झुका दिया। इधर आओ बेटी, मेरे सामने बैठो, पीर बाबा ने कविता से कहा। कविता सब कुछ देखने सुनने का प्रश्न करने की मुद्रा में बैठ गई। पीर बाबा ने कविता के सर पर हाथ रखकर जरा सा दबाव दिया। पीर बाबा, धवल वस्त्र, धवल दाढ़ी, आंखें अनुभवी, बुजुर्गियत की आन बान और शान से जगमगाता व्यक्तित्व, हाथों में मिसबाह, बुदबुदाते हुए होंठ, अध खुली आंखें, जिस्म लगभग पूरा ढका हुआ। कुछ बात है बाबा? आफरीन ने पूछा। हाँ है, पीर बाबा ने उत्तर दिया, पर चिंता की कोई बात नहीं है, खतरनाक साया नहीं है। फिर क्या बात है बाबा? क्यों अजनबी लोग भी इसकी बड़ी से बड़ी बात को आसानी से मान लेते हैं? सुनीता ने प्रश्न किया। पीर बाबा ने बताया, इस लड़की के बालों में एक जिन्न रहने लगा है। जिन्न? सुनीता कांप उठी। उसके बारे में बहुत पढ़ा सुना था, मगर खुद भी कभी सामना करना पड़ेगा उसने कभी सोचा तक नहीं था। जी हाँ, पीर बाबा ने आगे बताया, एक लंबे बाल वाली औरत का जिन्न। लंबे बाल वाली औरत का जिन्न?
सुनीता के बदन में झुरझुरी दौड़ गई, मगर कविशा शांत बैठी थी। कौन है यह औरत? आफरीन ने पूछा। सुनो, गौर से बताता हूं। पीर बाबा ने बताना शुरू किया। ये एक बहुत नेक नियत शरीफ औरत है। इस औरत को काले लंबे बाल बहुत पसंद है। इसके खुद भी ऐसे ही बाल थे। एक रोज वह छत पर बैठी बाल खोले धूप में सुखा रही थी। तभी उसकी छक्की शौहर को लगा कि वह मोहल्ले के लड़कों की खातिर जुल्फे बिखराए खड़ी है। बस उसने आब न देखा ताव औरत के बालों को पकड़कर जीने से घसीटता हुआ नीचे लाया और कमरे की दीवार पर इस तरह से पटका कि वह बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। मगर इस तरह की मौत से ना उसे दोजक मिली ना जन्नत। उसका शौहर तो बदहवास हालत में यूं ही घर से भागा कि लौट कर फिर ना आया। औरत इसी मकान में जन्नत नशी बुजुर्गों के लिए बनाए गए कमरे की छत पे बैठ गई और अब तुम्हारी छत पर जो पीपल लगा है उस पर कभी कभी बैठ जाती है। उस दिन इसने तुम्हारी बेटी के खुले बाल देखे तो वह इसमें बैठ गई। अब जब भी लड़की बाल खोले होती है तो वह खिंची चली आती है। फिर उस समय ये लड़की जिस किसी से कोई बात कहती है तो वो औरत सामने वाले के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। ऐसे में वो इंसान वही करता है जो औरत चाहती है। यह सब बातें सुनकर सुनीता का सर चकराने लगा। हे भगवान, यह क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ? कविशा के बालों में जिन? सुनीता की हालत और खराब होने लगी। आफरीन ने उसे पानी पिलाया। इस जिन से पीछा कैसे छूटेगा बाबा? आफरीन ने पूछा। पीर बाबा बोलते बोलते थक गए थे। उन्होंने एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर आफरीन को दिया। हाँ बाबा, यही करेंगे, आफरीन ने पर्चे को पढ़कर कहा। आफरीन, सुनीता और कविशा तीनों बाबा को सलाम कर दरगाह से बाहर आ गए। पीर बाबा के कहे अनुसार उसी दिन सुनीता जी ने चोटी कटवाकर अफवाह का सहारा लिया, या यूं कहे लेना पड़ा। बहुत दुखी भारी मन से, आंखों में आंसू भरे हुए, कांपते हाथों से उन्होंने सोती हुई मासूम कविशा की चोटी काट दी। लंबे बाल छोटे हो गए। कविशा जिन्न से निजात पा चुकी थी, मगर उस अतृप्त भटकती औरत के जिन्न का क्या होगा? क्या वो हमेशा यूं ही तड़पती रहेगी? कभी मकान के छत पर, कभी पीपल के पेड़ पे। क्या उसे कभी मुक्ति मिलेगी? सुनीता इन सवालों से छटपटा रही थी। प्रतिपक्ष शुरू हो गया था। सुनीता ने एक बार फिर पीर बाबा की शरण ली। बाबा एक बार फिर उसके मददगार साबित हुए। उन्होंने एक लंबी बाल वाली गुड़िया मंगाई। उसमें कुछ मंत्र पढ़ते हुए पानी छिड़का और उसके बालों में धागा बांधकर सुबह की नमाज के वक्त उस गुड़िया को छत वाले पीपल के पेड़ से टांगने को कहा। सुनीता ने वैसा ही किया। जैसे ही वह गुड़िया पीपल के पेड़ से टांग कर मुड़ी, एक खुशबू का झोंका आया। सुनीता ने आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़कर भगवान से जिन्न की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। खुशबू आना बंद हो चुकी थी। अजान की आवाजें सोने वाले को अल्लाह की इबादत करने को तैयार कर रही थी। सुनीता ने पलटकर नहीं देखा। वह समझ चुकी थी कि जिन्न को मुक्ति मिल चुकी है। अगली सुबह सुनीता गुड़िया को उठाकर पीर बाबा के पास पहुंची। पीर बाबा ने दरगाह के पास वाले कब्रिस्तान में बाइज्जत गुड़िया को दफन कर दिया। आज सुनीता ने चैन की सांस ली। मुक्त हो गया लंबे बालों वाली बेगुनाह औरत का जिन्न।